Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Me teacher Nabila and I am going to teach you chemistry. I hope all of you are fine by the grace of Allah Almighty. You are welcome to DPS online class of chemistry. Today the topic of our discussion is yield and related examples and numericals. What is yield? Yield means production. The amount of product is called yield. यानी हम जो कोई भी चीज़ लैब में प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम मुख्तलिफ किस्म की प्रेपरेशंस करते हैं लैब में, आइडोफोम वगैरह, या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ क्रिस्टल्स हासिल करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स। ये फिगर में आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स की पिक्चर दिखाई हुई है। ये इसको हम यील्ड कहते हैं। या कोई भी शख्स इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उसे भी हम यील्ड कहते हैं। या अगर कोई फार्मर कोई क्रॉप ग्रो करता है तो वो पर एकड़ जो प्रोडक्ट हासिल करता है उसको भी हम यील्ड कहते हैं। The yield and the rate of chemical reaction depend on conditions such as temperature and pressure. यानी हम जो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें हमने उस प्रोडक्ट को या यील्ड को लेना होता है। केमिस्ट्री में यील्ड क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि आज की दुनिया में हमारा सारा फोकस यील्ड पर है कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट है, हमने कैसे और कहां से ये प्रोडक्ट हासिल की। इसलिए एक केमिस्ट भी यील्ड पर फोकस करता है कि किस तरह वो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल कर सकता है। There are two types of yield. Actual yield. The actual yield, actual amount of the product obtained in a chemical reaction is called actual yield. यानी जो चीज़ या जो yield हमें किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में या किसी प्रोसीजर के रिजल्ट में या केमिकल रिएक्शन के जरिए हमें मिलती है उसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। यानी ये वो यील्ड होती है जो एक्चुअली हमें हासिल होती है। थ्योरेटिकल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ये वो यील्ड होती है जो हमें पेपर वर्क के रिजल्ट में मिलती है और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है। जिस तरह कोई शख्स इंडस्ट्री लगाता है या घर बनाता है तो वो पहले पेपर वर्क करता है कि इस पर कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितने रिएक्टेंट्स को यूज करते हुए कितनी प्रोडक्ट बनेगी, बाजार में इसकी सेल प्राइस क्या होगी और हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से हम केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं कि हमें कितनी यील्ड मैक्सिमम मिल सकती है। केमिकल इक्वेशन से हासिल करदा यील्ड मैक्सिमम होती है, यानी ये हमें 100% मिलती है। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, यानी जो एक्चुअल यील्ड हमें मिलती है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। हम कभी भी 100% एक्चुअल यील्ड हासिल नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। नंबर 1, मैकेनिकल लॉस, यानी जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस्तेमाल भी करते हैं, उस मशीनरी में प्रोडक्ट बनाते हुए कुछ अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट वेस्ट हो जाती है जिससे एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। इसके अलावा
हम मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, डिस्टिलेशन, वॉशिंग, ड्राइंग। इन टेक्निक्स के दौरान भी अमाउंट ऑफ यील्ड वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम हो जाती है। नंबर 2, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, यानी हमारी इंडस्ट्री में या लैब में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स केयरलेसली काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको प्रॉपरली उनको हैंडलिंग नहीं आती है, उनकी ऑब्जर्वेशंस पुअर होती हैं और वो एक अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, जिसके रिजल्ट में भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। नंबर 3, साइड रिएक्शंस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके रिजल्ट में या उसके साथ साथ कुछ साइड रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, यानी जो मेन प्रोडक्ट हमारा बन रहा होता है उसके साथ साथ कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं। इन साइड प्रोडक्ट्स के बनने की वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। नंबर 4, रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी जब हम काम कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, उसमें प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, यानी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद हैं। इस सूरत में रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जिसकी वजह से एक्चुअल अमाउंट ऑफ यील्ड कम हो जाती है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस्तेमाल करते हुए मिनिमम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ले सकते हैं। नंबर 5 है इनकम्प्लीट रिएक्शंस। जब हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस इनकम्प्लीट होती हैं, यानी उनमें फुली रिएक्टेंट्स आपस में कन्वर्ट होने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो ये रिएक्शंस इनकम्प्लीट रह जाती हैं। रिएक्टेंट्स की कुछ अमाउंट हमारे पास बच जाती है, जिससे प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाती है। नंबर 6, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन स्टार्टिंग मटेरियल, एक्चुअल यील्ड इज लोअर्ड, यानी इम्प्योरिटीज की वजह से रिएक्टेंट्स आपस में मुनासिब प्रोपोर्शन में नहीं रिएक्ट कर सकते और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट हमें वो नहीं मिलती जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। नंबर 7, रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए हमें सूटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। उन सूटेबल कंडीशंस में चेंज की वजह से भी अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। यही वजह है कि हमें एक्चुअल यील्ड उतनी नहीं मिलती जितनी के थ्योरेटिकल यील्ड होती है। इसके अलावा प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, सेपरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी हमारे पास डिजायर्ड अमाउंट जो है वो नहीं हमें मिल पाती, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। परसेंटेज यील्ड। Percentage yield is a useful way of saying how much of a reactant has been successfully converted to product in a chemical reaction. यानी जब हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या लैब में काम करते हैं तो हमारा फोकस परसेंटेज यील्ड पर होता है, यानी किसी भी केमिस्ट की सक्सेस इस बात पर है कि उसने प्रोडक्ट की कितनी परसेंटेज हासिल की। इसलिए केमिस्ट भी मोस्टली परसेंटेज यील्ड पर फोकस करती हैं। अगर परसेंटेज यील्ड 90% मिल जाती है तो ये एक्सीलेंट यील्ड है। इफ यील्ड इज 80% देन इट इज वेरी गुड,
If yield is 50%, then it is adequate. If yield is 40%, then it is poor. 40% yield is unacceptable, यानी बहुत poor yield है, इससे हमें बहुत ज़्यादा loss होता है. If half of the reactants become products and the rest become byproducts or don't react at all, then the percentage yield is 50%. Actually, percentage yield किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसीजर या हमें हासिल होने वाली यील्ड की एफिशिएंसी बताती है. ये एक केमिस्ट की भी एफिशिएंसी हो सकती है कि उसने कितना सक्सेसफुली अपना काम किया. परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है. परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100. यानी जो एक्चुअली यील्ड हमें मिलती है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करेंगे और फिर आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी. परसेंटेज यील्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज केमिकल रिएक्शंस आर वेरी ऑफन फॉर्म बाय प्रोडक्ट्स as well as intended products. In most reactions, not all of the reactants actually react. Percentage yield is important in manufacturing the products. Now, much money and time is spent in improving the percentage yield of the product. Dear students, जब भी कोई केमिकल तैयार किया जाता है तो उसके लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स रिएक्शंस इस्तेमाल करते हैं. ऐसा कोई मेथड या ऐसा कोई रिएक्शन जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें देता है वो हम मोस्टली अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि इसके रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स वेस्ट हो जाती है और इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. अगर हम एक्सपेरिमेंट्स को केयरफुली कंट्रोल करें और तमाम टेक्निक्स को भी ठीक तरीके से हैंडल करें तो एक्चुअल प्रोडक्ट का लॉस सिर्फ 2% होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट. ये तमाम फैक्टर्स भी यील्ड को इफेक्ट करती हैं. स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी इंप्रूव द यील्ड? We can improve the yield by considering the following points: flame dry और oven dry flask, यानी हम जो भी apparatus यूज कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर ड्राई होना चाहिए. यूज क्लीन ग्लासवेयर, ग्लासवेयर क्लीन होने चाहिए. कैलकुलेट एंड वेट रीजेंट अमाउंट्स एक्यूरेटली. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मेजरमेंट्स हम करते हैं रीजेंट्स की या केमिकल्स की वो एक्यूरेट होनी चाहिए. नंबर 4, प्योरीफाई रीजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स. जो केमिकल्स अवेलेबल हैं वो प्योर होने चाहिए. नंबर 5, बी श्योर रिएक्टेंट्स आर प्योर. नंबर 6, रिंस फ्लास्क्स एंड सिलेंडर्स यूज टू ट्रांसफर रिएक्टेंट्स एंड रीजेंट्स. Rinse them 3 times with reaction solvent. At least हमें उन तमाम अपरेटस को जो हम रिएक्टेंट्स और रीजेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं उनको हमें सूटेबल सॉल्वेंट के साथ 3 टाइम्स रिंस करना चाहिए. कंट्रोल द कंडीशंस. जिन कंडीशंस में भी जो प्रोडक्ट हमने बनाना है उन कंडीशंस पे हमारा फुल कंट्रोल होना चाहिए. इस तरीके से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड हासिल कर सकते हैं.
Students, now come to the example number 14, which is related to the topic yield. When limestone calcium carbonate is roasted, quicklime calcium oxide is produced according to the following equation. Calcium carbonate, it is converted into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate is in solid form and the products calcium oxide and carbon dioxide are in gaseous form. Students, the actual yield of calcium oxide is 2.5 kilogram when 4.5 kilogram of limestone is roasted. यानी अगर हम 4.5 किलोग्राम लाइमस्टोन को रोस्ट करेंगे तो जो एक्चुअल यील्ड हमें कैल्शियम ऑक्साइड की मिलती है वो 2.5 किलोग्राम है. व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन? हमें इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे. mass of limestone roasted is 4.5 किलोग्राम. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस में हम यूनिट ग्राम यूज करते हैं, इसलिए हम 4.5 किलोग्राम को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे by multiplying 4.5 with 1000, then it becomes as 4500 grams. Now mass of quicklime produced, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्चुअली उसकी एक्चुअल यील्ड दी हुई है 2.5 किलोग्राम. इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे एंड इट बिकम्स एज 2500 grams. Now we calculate the molar masses of the compounds. You know the formula how to calculate the molar mass of the compounds. Molar mass of calcium carbonate is 100 grams per mole. You can calculate it. कैल्शियम का मैस 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. ऑक्सीजन के यहाँ 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसलिए 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन तमाम को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 grams पर मोल. नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. इट इज 56 grams पर मोल. Now we solve it. We use balanced chemical equation. According to the balanced chemical equation, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो theoretical yield आएगी कैल्शियम ऑक्साइड की वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लेते हैं, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे. 100 grams of calcium carbonate should give calcium oxide 56 grams. If we have 1 gram of calcium carbonate, then it should give calcium oxide 56 over 100. 56 and 100 grams, they are taken from the molar masses of the calcium oxide and calcium carbonate. Now if we have 4500 grams of calcium carbonate as it is given in the question, then it should give calcium oxide 56 over 100 multiplied by 4500 and the result is 2520 grams. This amount of calcium oxide is theoretical yield. As I have already told you, theoretical yield is calculated from the balanced chemical equation. So we calculate this amount of calcium oxide by using balanced chemical equation. So it is theoretical yield. Theoretical yield is 2520 grams. Actual yield of calcium oxide is 2500 grams as it is given in the question. Percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. Now we put the values in this formula. 2500 grams and theoretical yield is 2520 grams multiplied by 100. The answer is 99.2%. So the percentage yield of the product is 99.2%.
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज. Question number 22, which is related to the topic yield. Silicon carbide is an important ceramic material. It is produced by allowing the silicon dioxide to react with carbon at high temperature. The equation is silicon dioxide reacts with carbon and produce silicon carbide and carbon monoxide. Here our concern is with silicon dioxide and silicon carbide. Carbon monoxide is produced as a side product. When 100 kg sand is reacted with excess of carbon, 51.4 kg of silicon carbide is produced. What is the percentage yield of silicon carbide? यानी जब 100 किलोग्राम सैंड रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ तो 51.4 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस होती है. हमने परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड फाइंड करनी है. नाउ द सॉल्यूशन इज mass of silicon dioxide is 100 kilogram. We convert it into grams by multiplying it with 1000. It comes as 100,000 grams. Mass of silicon carbide is 51.4 kilogram. It is also multiplied with 1000 and it comes as 51,400 grams. Now we calculate the molar masses of silica and silicon carbide. Molar mass of silicon dioxide is 60.1 grams per mole and molar mass of silicon carbide is 40.1 grams per mole. Now we calculate the theoretical yield of silicon carbide. For this purpose we use balanced chemical equation, क्योंकि theoretical yield balanced chemical equation से ही हम लेते हैं. 60.1 gram of silica, silicon dioxide forms silicon carbide 40.1 grams. If we have 1 gram of silicon dioxide, then it forms silicon carbide 40.1 divided by 60.1 grams. If we have 100,000 grams of silicon dioxide, then it will form silicon carbide 40.1 divided by 60.1 multiplied by 100,000, and the answer is, this is the theoretical yield of silicon carbide. 66722.129 grams. This is the theoretical yield of silicon carbide. Now we calculate the percentage yield. We apply the formula. Percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. Now putting the values, percentage yield is equal to actual yield is 51400 grams, theoretical yield is 66722.129 grams, then multiplied with 100, it comes as 77%. यानी परसेंटेज यील्ड हमारे पास जो सिलिकॉन कार्बाइड की आएगी वो 77% होगी. Now students, come to the question number 25. Explain the following with reasons. These are the short questions and we prove it with reasons. Question number 1 is, law of conservation of mass has to be obeyed during stoichiometry calculations. Students, stoichiometry calculations are quantitative. These are done with balanced chemical equations. Thus, it is assumed that the matter is neither created nor be destroyed. Therefore, all the quantitative calculations must obey the law of conservation of mass. Students,
you know that stoichiometry calculations are quantitative. They are calculated from balanced chemical equation. Students, we have read that matter is neither created nor be destroyed. From the balanced chemical equation हमें पता चलता है कि कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल या पार्टिकल ड्यूरिंग द रिएक्शन ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही वेस्ट होता है. जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास होती है उतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलती है. इसलिए स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास has to be obeyed. Question number 2. Many chemical reactions taking place in our surrounding involve the limiting reactants. Students, हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं इर्द गिर्द जो हो रही होती हैं, उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है. नंबर 1, बर्निंग ऑफ कार्बन और कोल टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन बर्न होता है या कोल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. कोल इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. जैसे ही कोल खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. नंबर 2, बर्निंग ऑफ सुई गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सुई गैस इज आल्सो अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. जैसे ही हम गैस बंद करते हैं रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, हमारा स्टोव बंद हो जाता है. नंबर 3, इन द लाइटनिंग नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. यानी जब बिजली चमकती है, गर्ज बरस होती है, इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन इज इन एक्सेस 78% and oxygen is in less quantity, that is 21% in air. So oxygen is a limiting reactant in this reaction. Number 4, rusting of iron in excess of oxygen present in air. Oxygen excess amount में मौजूद है, iron less amount में है, so iron is a limiting reactant. Now come to the question number 3. No individual neon atom in the sample of the element has a mass of 20.18 AMU. Students, neon has 3 isotopes, neon 20, neon 21 and neon 22, and their relative abundance is 90.92%, 0.26% and 8.82% respectively. The relative atomic mass of neon comes out to be 20.18 AMU. So it is the average atomic mass of all the 3 isotopes, and there is no atom of neon with atomic mass 20.18 AMU. Students, 20.18 AMU actually एवरेज एटॉमिक मास है नियॉन का जो हम कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है इसलिए नियॉन के किसी भी आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास 20.18 AMU नहीं होता. You can see the solution of this question at page number 6 in example number 1. वहां से इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप दे सकती हैं. Next question is 1 mole of sulfuric acid should completely react with 2 moles of sodium hydroxide. How does Avogadro's number help to explain it? Dear students, the balanced chemical equation for the reaction between sulfuric acid and sodium hydroxide is given here. Sulfuric acid reacts with sodium hydroxide and produce sodium sulfate and water. 1 mole of sulfuric acid releases 2 moles of hydrogen ions. Here you can see in sulfuric acid there are 2 hydrogen atoms.
So in solution, sulfuric acid releases 2 hydrogen ions. So to neutralize these 2 hydrogen ions, we need 2 hydroxyl ions to complete neutralization. इसलिए 2 हाइड्रोजन आइंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से 2 हाइड्रोक्सिल आइंस रिक्वायर्ड होंगे, तब ये प्रोसेस न्यूट्रलाइज होगा. So we can say that 1 mole of sulfuric acid releases twice the Avogadro's number of hydrogen ions, and it will need the twice the Avogadro's number of hydroxyl ions for complete neutralization. यानी अगर हमारे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो ट्वाइस नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस रिलीज करेगा, और हमें ट्वाइस एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस ही रिक्वायर होंगे फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ the question number 5 is 1 mole of water has 2 moles of bonds, 3 moles of atoms, 10 moles of electrons, and 28 moles of the total fundamental particles present in it. Students, the structure of water molecule is shown on the screen. HOH. There are 2 bonds between the hydrogen and oxygen. One bond is between the hydrogen and oxygen, and the other bond is also between the hydrogen and oxygen. There are 2 covalent bonds. Therefore, 1 mole of water contains 2 moles of bonds. Now we see in the structure of water there are 3 atoms, 2 hydrogen atoms and 1 is oxygen atom. So there are total 3 number of atoms in 1 water molecule. So in 1 mole of water there are 3 moles of atoms. Similarly, there are 8 electrons in oxygen and 1 electron in each of the 2 hydrogen atoms. यानी ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के यहाँ पर हमारे पास 2 एटम हैं और दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है. सो टोटल कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स. 1 molecule of water has 10 electrons, so we can say that 1 mole of water contains 10 moles of electrons. Now we calculate the total fundamental particles in 1 mole of water. Students, there are 10 moles of electrons, 10 moles of protons, because जितने number of electrons होते हैं उतने ही number of protons होते हैं, and there are 8 moles of neutrons in 1 mole of water. So we add them. There are total 28 moles of fundamental particles in 1 mole of water. Now question number 6. Nitrogen and carbon monoxide have the same number of electrons, protons and neutrons. यानी हमने प्रूव करना है कि किस तरह से नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. स्टूडेंट्स, both nitrogen and carbon monoxide have same number of electrons, protons and neutrons, as it is clear from the following explanation. First of all, we calculate the number of electrons in nitrogen molecule. There are 7 electrons in 1 nitrogen atom. So in 1 molecule of nitrogen there are 2 atoms. So we have 7 plus 7, 14 number of electrons. Same number of protons are present in nitrogen. So there are also 14 number of protons in 1 molecule of nitrogen. Now we calculate the number of neutrons. We calculate it by subtracting atomic number from atomic mass, and we get 7.
7 number of neutrons in one nitrogen atom, and in one molecule there are 2 nitrogen atoms. So we have 7 plus 7, 14 number of neutrons. Now we calculate the number of electrons, protons and neutrons in carbon monoxide. Number of electrons in carbon 6, number of electrons in oxygen 8. So total number of electrons in carbon monoxide are 6 plus 8 is equal to 14. Now we calculate the number of protons. Number of protons in carbon 6, number of protons in oxygen 8. So total number of protons in carbon monoxide are 6 plus 8 is equal to 14. Now number of neutrons in carbon 6, number of neutrons in oxygen 8, and total number of neutrons in carbon monoxide are 6 plus 8 is equal to 14. So one molecule of nitrogen and one molecule of carbon monoxide has same number of electrons, protons and neutrons. Dear students, आज के हमने लेसन में यील्ड के बारे में पढ़ा. Yield, the amount of product obtained is called yield. There are two types of yield, actual yield and theoretical yield. Actual yield, the amount of yield obtained as a result of chemical reaction is called actual yield, and theoretical yield obtained from a balanced chemical equation. Students, actual yield is always less than the theoretical yield, and there are many reasons we have studied why actual yield is less than the theoretical yield. We also studied percentage yield, and we calculated the percentage yield by using the formula. Actually, percentage yield tells us the efficiency of a chemical reaction. Students, efficiency of a reaction is very important here. If the efficiency of chemical reaction is 90%, then the yield is very excellent. And if the efficiency of the reaction is 40% or less than 50%, then it is called poor yield. Then in this way, lot of material is wasted. Students, we also calculated the numericals and examples related to yield. And we also solved short questions which are related to yield. Assignment for you. Answer the following questions. How efficiency of a reaction can be estimated? Question number 2. What is difference between actual yield and theoretical yield? Which points must be kept in mind to obtain maximum yield? And question number 4. Why we can't always achieve a perfect actual yield the same as the theoretical yield? I hope कि आपको आज का लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा. Thank you very much, students. May God bless you.